chapter 6 life process, and you are we are discussing the blue question. Before starting the transportation, I want to discuss the respiration question and blue questions. So there are 4 questions here. So पहला क्वेश्चन जो है वो एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज है, जिसके किसमें एडवांटेज है? ऑक्सीजन ऑब्टेन करने में, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ऑब्टेन करने में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज है ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? व्हाट विल बी द आंसर? यस Ma'am, terrestrial animals have respiratory system. I think that is the advantage that aquatic animal don't have. Okay, terrestrial organism has respiratory system. Aquatic organism also respire, but they do not have a particular complex system. They have simple structures for getting oxygen. For example, what are the structures? Like gills. Gills are there. In this paragraph, where we can get the answer? ये सब रेस्पिरेशन का टॉपिक है. इसमें से हमें कहाँ आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का? Where we get the answer of this question in NCERT? कहाँ है? Where? बताओ. रेस्पिरेशन चल रहा है ना ये, इसमें कहीं दिख रहा है आंसर? Are you able to see the answer? Yes, ma'am. Here it is written that the rate of aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. सही है. Animals have evolved different organs for uptake of oxygen. अलग organ ने अलग respiration करने के लिए अलग systems evolve किए हैं. ठीक है. Terrestrial ने lungs का system evolve किया है, उसमें lungs बने हैं proper, और जो aquatic होते हैं उन्होंने gills बनाए हैं proper. क्लियर हो रहा है? आगे पढ़ो वो वाला पैराग्राफ. Read that paragraph. Terrestrial organism use oxygen since the amount of dissolved oxygen ये भी है. ठीक है. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन यूज कर लेता है एटमॉस्फेयर से. इट यूजेस द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन. पर ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया है क्योंकि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फेयरली लो होती है. किसमें? पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है. इस वजह से जो उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है, स्पीड होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग की, वो फास्टर होती है. वो तेज रिस्पायर करते हैं, 1 मिनट में कई बार सांसें लेते हैं. और हम लोगों की क्योंकि एयर से हमें ऑक्सीजन चाहिए तो, और हमारे बड़े बड़े लंग्स हैं, तो इसीलिए हम स्लो रेस्पिरेशन करते हैं. इस पैराग्राफ में ये समझाया है. ठीक है. जैसे फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू पास टू द गिल्स वेयर इट द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन टेकन अप बाय द ब्लड. फिशेस मुंह में पानी भरती हैं, ग्रुप 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 करके, ऐसे करके बबल्स भी निकलते हुए देखोगे फिशेस के मुंह के आसपास. तो वो मुंह से पानी भर के गिल्स से उनको फोर्स करती हैं. गिल्स के ऊपर बहुत सारे कैपिलरी नेटवर्क्स होते हैं, तो उन कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड वेसल्स होते हैं, उन ब्लड में वो ऑक्सीजन चली जाती है. क्लियर? ये आपको लिखना है. इन दोनों पैराग्राफ्स में से आपको आंसर बनाना है. बेसिकली तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा. ठीक है. लंग्स तक दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स. तो यहाँ पे बता देंगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स का नाम क्या है. दे हैव लंग्स. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव लंग्स. यहाँ लिख देंगे दे हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन. दे हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन इन द एनिमल्स. ये पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा. इनकी एडवांटेज क्या है कि देयर रेस्पिरेशन इज स्लो. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की रेस्पिरेशन कैसी होगी? इनको इतनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, इनकी रेस्पिरेशन स्लो होएगी. बट जो ये है
फिशेस हैं, फिशेस की रेस्पिरेशन क्या होगी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की रेस्पिरेशन क्या होगी, फास्टर होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल के पास कि हम आराम से स्लो भी सांस ले सकते हैं। क्लियर हुआ? ये आंसर है इसका, दिस इज द आंसर। Yes, ma'am. Okay, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the different ways in which glucose is oxidized to produce energy in various organisms? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंट तरीके हैं जिनसे ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, और जिस Ma'am, can I ऑक्सीडाइज tell? हो सकता है और एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। इसका क्या आंसर होगा? Ma'am, can I tell? आंसर, Ma'am, can I tell? हाँ बोलो, Ma'am, can I tell? हाँ बोलो। Ma'am, in aerobic respiration, the glucose food is completely break down by the oxygen and inhaled during breathing in form of carbon dioxide and water. ठीक है, Ma'am, in aerobic respiration, the glucose food is incompletely broken by microorganisms like yeast in the absence of oxygen to ठीक form ethanol and carbon dioxide. है। तो और बस दो ही तरीके हैं, ओनली टू वेज आर देयर बाय विच ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन, या इससे ज्यादा है? Yes, ma'am. Only two. कोई प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो इथेनॉल बनेगी या So, तो ma'am, lactic acid can also be formed. लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। तीन तरीके हैं। जब लैक ऑफ Yes, ऑक्सीजन, ma'am. जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें हम सिंपली अगर हम ये दिखाएं, ये वाला फ्लो चार्ट बुक में कहाँ है ये आंसर, आपको ये भी पता होना चाहिए आपका कौन सा आंसर बुक में कहाँ है। आपको एनसीईआरटी का सारे वर्ड, सारी लाइन, सारे मीनिंग सब पता होना चाहिए। ऐसे नहीं होएंगे अगर आप सोचोगे कि इस तरीके से आप मतलब 100 में से 100 ले आओगे तो भूल जाओ फिर। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका एनसीईआरटी में कहाँ है आंसर, तो आपने क्या पढ़ा फिर? तो ये अगर आपको ये तीन चीजें पता है, ग्लूकोज का ये फ्लो चार्ट पता है, तो ये देखो लिखा है इसमें फिगर 6.8, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पाथवेज। तीन पाथवे होते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में है तो लैक्टिक एसिड है। एक में लैक्टिक एसिड बन रहा है, एक में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एनर्जी तो सब में ही बनेगी। और एक में ग्लूकोज, पायरुवेट में तो पहले टूटता ही है, पहला स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस सब में सेम होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, ग्लूकोज को टूटना ये तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले होएगा, बट फिर उसके बाद तो फर्स्ट स्टेप में एब्सेंस, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यीस्ट में, यीस्ट एक फंगस है, तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यीस्ट में तो इथेनॉल बनती है, किसकी, पायरुवेट की, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है मसल्स में तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे बनती है, यहाँ पे, ये आपका सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है स्टार, बिकॉज इस पाथवे में सारा जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में फाइनली टूट जाता है, सिंपलेस्ट कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है। तो कोई चीज अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कि अगर आधी अधूरी टूटेगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? मैम सिंपलेस्ट। जब वो कंप्लीटली टूटेगी सब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसमें भी 3 कार्बन में चेंज हो रहा है, बस इसमें 2 कार्बन में चेंज हो रहा है, इसमें पूरे तरह से नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मैम CO2 है, एक ही कार्बन होता है ना, तो एक एक सिंगल Yes, कार्बन में टूट गया, इससे छोटा तो हो नहीं सकता, तो सबसे छोटे में टूट गया ये, तो इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें बनती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, क्लियर? तो 3 पाथवे लिखोगे आप। अगर आपको पाथवे याद नहीं है तो आप ये, अगर ये फ्लो चार्ट भी याद कर लेते हो, रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज किस किस में टूटता है, जिसको बच्चे को ये फ्लो चार्ट याद है तो उसके पूरे नंबर होंगे, कोई नहीं नंबर काटेगा उसके, अगर आपको पूरा फ्लो चार्ट याद है, आप बना देते हो इस फ्लो चार्ट। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट करेंगे। yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बींग में? When we take oxygen through our respiratory system, like first we take air into our body through nostrils, and where it is filtered by hair and mucus, then the nasal passage down air through trachea, then after trachea it goes down to our bronchial tree and कहाँ से करती है? तुम इनहेलेशन से स्टार्ट कर रही हो, पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? इनहेलेशन तो उसका बस तुम फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट बता दोगी, द ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाय ब्रीदिंग इन, नॉस्ट्रल से बस ब्रीदिंग कर ली और ऑक्सीजन इनहेल हो चुकी है, एंड इट रीचेस द yes ma'am, alveoli. alveoli, then alveoli does all the work of removal of carbon dioxide and taking क्वेश्चन of डायरेक्टली oxygen. आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बता रहा है, जो कि इस पैराग्राफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस पूछ रहा है क्वेश्चन, तो कैसे बताओगे? ऑक्सीजन और Transport of Mid-term gas occurs through alveoli. fusion, when there is more concentration of carbon dioxide inside our body, so we release the carbon dioxide and inhale oxygen. And when there is more concentration of oxygen, वेरी गुड, so we आप release यहाँ that. से लिख सकते हैं द Blood vessels and alveoli we ब्लड remove ब्रिंग्स carbon कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से dioxide. लिख सकते हो आप, ठीक है? ब्लड क्या ला रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है एल्वेलाइज तक, ठीक है? और एल्वेलाइज में हमने इनहेल की है वो ऑक्सीजन है। एल्वेलर एयर में क्या है? जब हमने बहुत बड़ी गहरी सांस भरी तो हमारे अंदर क्या गई? ऑक्सीजन गई, और हमारे बॉडी से क्या आई है? कार्बन डाइऑक्साइड आई है, तो वो हमारे एल्वेलाई रीजन में है। तो ब्रीदिंग साइकिल के वक्त जब एयर टेकन इन हुई है लंग्स में के अंदर जब पहुंची है और ब्लड से CO2 आई है, तो वहां पे वो एक्सचेंज होगी। तो यहाँ तक तो लिखना है, ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स, एल्वेलर ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाएगी और फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर देती है। ये 3 लाइन लिखनी है, ठीक है? ये 3 लाइन लिखनी है। उसके बाद आप चाहो तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम का भी लाइन इंक्लूड कर सकते हो, और नहीं कर चाहो तो मतलब स्किप भी कर सकते हो, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओगे। द डिफ्यूजन प्रेशर कैन नॉट टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मेन रोल किसका है? सिर्फ डिफ्यूजन का नहीं है, मेन रोल हीमोग्लोबिन का है। कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या पकड़ता है? ऑक्सीजन को पकड़ता है, और ऑक्सीजन को पकड़कर फिर वो CO2 को रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ठीक है? जो ब्लड ला रहा है, हमारे टिश्यूज से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है और लंग्स में पहुंचा है, हार्ट ही पहुंचाता है। जब आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे उसमें देखोगे कि पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है और उसे लंग्स में भेजा जाता है, और लंग्स में वो एल्वेलर कैपिलरीज में बिखरा रहता है, मतलब कैपिलरीज में पूरी एल्वेलाई पूरी पैक्ड होती है एल्वेलाइज कैपिलरीज से, तो उनके ऊपर लिपटा रहता है, और एल्वेलाइज में हमने जो ऑक्सीजन भरी है वो उस ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, हीमोग्लोबिन ब्लड का उस ऑक्सीजन को कैच कर लेता है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है, विच हैज अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है, और ये पिगमेंट रेड ब्लड सेल्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मोर soluble in water than oxygen and is hence more transported dissolved in our blood. कार्बन डाइऑक्साइड भी किस में डिसॉल्व है? ब्लड में ही डिसॉल्व है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच ना होकर प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, इसमें होती है, तो वो वहां पर डिफ्यूज आउट हो जाती है, और हीमोग्लोबिन होती है पर बहुत कम अमाउंट में, ऑक्सीजन ज्यादा अटैच होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है पर ऑक्सीजन ज्यादा होती भी है कार्बन डाइऑक्साइड, पर ज्यादा अमाउंट क्या है? डिसॉल्व्ड है, ज्यादा अमाउंट CO2 क्या है? डिसॉल्व्ड है हमारे ब्लड में। तो मेन आंसर आएगा आपका, यहाँ तक तो आएगा द ब्लड ब्रिंग, ये 3 लाइन तो आएंगी इन द बॉडी, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आएगी इंस्टेड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन का रोल आएगा। तो ये दोनों चीजें आएंगी इसमें, इनहेलेशन का भी बताएंगे और रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन का भी बताएंगे। अब कोई मुझे बताओ इसका आंसर, नाउ यू टेल इन योर ओन वर्ड्स। अब आपने देख लिया, अब आप मुझे अपने वर्ड्स में बता के दिखाओ इस आंसर। हु विल टेल मी? रीफ्रेम करो इसको। Ma'am, through our alveoli, the did exchange of gases means oxygen
take oxygen, and removal of CO2 through diffusion, and a main pigment used is hemoglobin within it. Okay, good. So hemoglobin has high affinity for oxygen. Hemoglobin attaches to the oxygen, and the CO2 is dissolved in the blood plasma. Blood. ठीक है, it is diffused out and oxygen is carried by the hemoglobin. और ऑक्सीजन कौन कैरी कर लेता है? hemoglobin. अब फोर्थ आंसर क्या है? हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज? एक्सचेंज जो हो रहा है CO2 और ऑक्सीजन का, उसका एरिया बढ़ाने के लिए ह्यूमन लंग्स किस तरीके से डिजाइन हो रहा है? Ma'am, our lungs have a balloon-like structure that is known as alveoli, which provides a surface from where we can exchange gases. Very And good. और ये ma'am, yes, ma'am, our chest cavity get compressed due to relaxation of our ribs, and then our lungs get maximized. सही बताया है, वो ब्रीदिंग से आपने कनेक्ट किया है, बट ये डू यू नो का फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो. इफ एल्वियोलर एरियाज आर स्प्रेड आउट इट वुड कवर 80 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स देयर इज लार्ज सरफेस एरिया. एल्वियोलर एरिया का क्या है? बहुत ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है. एंड और यहाँ पे भी आ सकता है, within the lungs the passage divided into smaller and smaller tubes. ये वाला पैराग्राफ भी आएगा. लंग्स में ब्रोंक्यूल्स का रोल. ठीक है, एल्वियोलाई तो तुम बोल रहे हो, बट तुम ब्रोंक्यूल्स को भूल गए. ब्रोंक्यूल्स ही तो वो पूरे पेड़ की डालियों की तरह फैले हुए हैं पूरे लंग्स में. ब्रोंक्यूल्स की तो ब्रांचेस है सारी. ब्रोंक्यूल का ही तो ट्री है पूरा. पत्तों की तरह है एल्वियोलाइज, तो जहाँ से गैस एक्सचेंज होगा, जैसे लीव्स होते हैं बहुत सारे घने, वो पत्तों की तरह तो एल्वियोलाइज है. बट डालियां भी तो सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं. पेड़ घना कब होगा? जब उसकी बहुत सारी डालियां सब जगह फैली होंगी, तभी तो घना होगा. ये तो पतला पतला और लंबा लंबा ही होएगा. जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ घना थोड़ी है. इधर जो 3 पेड़ है यूकेलिप्टस के पतले पतले से, वो घने नहीं है. बट आम के पेड़ कैसे हैं? घने हैं, क्योंकि उनमें क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं. तो तुम्हें ये पैराग्राफ भी बताना है कि लंग्स में पैसेज छोटे 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 ट्यूब्स में पहले तो डिवाइड होता है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और फिर फाइनली वो बलून जैसे स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है, जिन्हें एल्वियोलाइज कहते हैं. और एल्वियोलाइज प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दोनों चीजें बतानी. एंड एल्वियोलाइज क्यों एक्सचेंज करवा रही है? बिकॉज एल्वियोलाई, नीचे की नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. क्योंकि एल्वियोलाई की वॉल में क्या है? एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड वेसल्स. Blood vessels का. ठीक है, दिख रही है ये लाइन? द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. इस वजह से. ठीक है, ये वाली लाइन आएगी. एल्वियोलाई इसीलिए प्रोवाइड कर रही है सरफेस एरिया. तो विदिन से लेकर आपका ब्लड वेसल्स तक आएगा. ये 4-5 लाइनें इसमें आएंगी कि इस वजह से लंग्स ऐसे डिजाइंड हैं कि उनमें छोटे छोटे ट्यूब्स हैं. पहली बात तो स्मॉल ट्यूब्स हैं, एंड फिर वो टर्मिनेट किस में हो रहे हैं? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं. एल्वियोलाई के ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. और वर्क पूरा करना, आज का वर्क यही है कि आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, और आपका लिम्फ का भी वर्क पूरा करना है. लिम्फ जो लिखने को दिया था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का भी लिखने को दिया था, पर कोई बच्चा मुझे दिखा नहीं रहा है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा. हमने ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट्स का भी तो टॉपिक कंप्लीट किया है. Yes, ma'am. I have written. वेरी गुड. सभी को करना है, पर कोई करेगा कोई छोड़ देगा तो फिर ऐसे काम थोड़ी चलेगा. Excuse me, ma'am. हाँ बताओ. मैम आपने मैम कल वर्क क्या दिया था? एक्चुअली हमारी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो हम सुन नहीं पाए आपने क्या बोला था. लिम्फ एक और फ्लूइड होता है. ब्लड के अलावा आपके बॉडी में एक और फ्लूइड होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड, जिसे लिम्फ कहते हैं. LYMPH लिम्फ. ग्रीनिश फ्लूइड होता है.
उसको आपको उसके बारे में लिखना था, उसका वो कैसे बनता है, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज इट्स फंक्शन, वो हमारा वर्क था। ठीक है, Okay, ma'am. Okay, ma'am. lymph, we have to study about lymph. इसको एक और बार देख लो आप। Reading is to your mind अभी what आपको exercise is to your body. नल If you have too much to read and too little to अब हम जानते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में कैसे फ्लो करता है। हम ये भी जानते हैं कि ये जबरदस्त प्रेशर से फ्लो करता है। ऐसे केस में जब ब्लड सेल्स आगे की दिशा में जा रहे होते हैं तो कुछ मात्रा में फ्लूइड कैपिलरी वॉल्स द्वारा बाहर निकल जाता है। हम इस वीडियो में इस फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। क्या बोला है अभी तक? ये बताया है कि जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है टिश्यूज लेवल पे, तो एक तरफ आपकी है आर्टरी, दूसरी तरफ आपकी है वेन। ये है आपकी आर्टरी, ये हमेशा रेड कलर से मार्क होती है, इनको रेड कलर से दिखाते हैं। और दूसरी तरफ आपकी जो ब्लड, इसमें से ब्लड आ रहा होता है, तो इसमें से ब्लड इनकमिंग हो रहा है, ब्लड इज कमिंग इनकमिंग, तो ये ब्लड को देती हैं, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो इनकमिंग ब्लड। तो ब्लड इज मूविंग विद हाई प्रेशर, ये भी बोला अभी इन्होंने कि ब्लड जबरदस्त प्रेशर से फ्लो हो रहा होता है। तो जब ब्लड जबरदस्त प्रेशर से जूम जूम करके जाएगा इसमें, तो यहाँ पे भी जाएगा और इन रेड ब्लड इन छोटी छोटी सी कैपिलरीज में भी जाएगा, सब में जाएगा। ये कैपिलरी नेटवर्क है, दिस इज कैपिलरी नेटवर्क, जो एक तरफ से छोटी छोटी सी कह सकते हैं रेड कलर की वो है नसें, और दूसरी तरफ से ब्लू कलर की है। तो कैपिलरी नेटवर्क है। इन छोटी छोटी आर्टरीज की ब्रांचेस को आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल्स। आर्टरीज की छोटी Arterioles. तो आर्टरीज की आर्ट्रियोल्स होती हैं, और वेन्स की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, ये वाली वेन्यूल्स, ये वेन्यूल्स होती हैं, VEINULES, वेन्यूल्स। तो वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स, इनके थ्रू जब ब्लड जा रहा होता है तो ब्लड यहाँ ब्लड से एक लिक्विड निकल जाता है, जो ब्लड से लिक्विड निकलता है वो यहाँ पे पूरे इस एरिया में आसपास में सब जगह फैल जाता है। ये वाला डायग्राम आपको बनाना भी है, ठीक है? यू हैव टू ड्रॉ दैट दिस काइंड ऑफ डायग्राम कि एक तरफ से ब्लड आ रहा है और वो इन छोटी छोटी वेन्स में जब आर्टरीज में जब जा रहा है और वापस जब वेन में जा रहा है, तो उस बीच यहाँ पे सब जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे सब जगह यहाँ पे फैल गया है, एक लिक्विड फैल गया सब जगह। तो ये सब लिक्विड फैला है जो इसी को लिम्फ कहते हैं। दिस लिक्विड इज नोन एज लिम्फ। लीक होता है लिक्विड यहाँ पे, इतने प्रेशर में है और इतनी छोटी छोटी सी नसों में जब जाएगा तो यहाँ पे सब जगह थोड़ा सा लीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था? मैंने एग्जाम्पल दिया था आपका, जब आप कपड़ा कोई निचोड़ते हो, गीला कपड़ा, तो सब जगह फैलता है पानी उसमें से बाहर निकल के। क्यों? क्योंकि Yes, हम उसमें प्रेशर लगाते हैं, हाथों का प्रेशर लगाएंगे, ज्यादा दम से उसे दबाएंगे तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा। ऐसे ही यहाँ से दम से जा रहा है पूरा खून इन नसों में, तो उसमें से थोड़ा सा पानी लिक्विड बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? लिम्फ। ठीक है, और जब वापस यहाँ पर इस वाले रीजन में, कैपिलरी रीजन में एक्सचेंज का प्रोसेस चलता है। किसका प्रोसेस चलता है? चीजें एक्सचेंज होती हैं, क्योंकि जहाँ कैपिलरी नेटवर्क है वो हमेशा टिश्यूज के पास बनता है। यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज होंगे, ठीक है? यहाँ पे एक सेल के ऊपर दूसरे सेल, दूसरे सेल के ऊपर तीसरे सेल, ऐसा करके पूरी सेल्स की लेयर्स होंगी सब जगह। चाहे ये मेरा स्किन का टिश्यू हो, चाहे ये मेरे मसल टिश्यूज हो, कोई भी हो, टिश्यूज के एरिया में कैपिलरीज बनती हैं जहाँ पे एक्सचेंज करवाना होता है। क्या करवाना होता है? एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज? ऑक्सीजन का, वाटर का, फूड का, वो सारी that चीजें, is fine. ठीक है? और फैट्स का भी, फैट्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है लिम्फ के थ्रू। तो इसीलिए एक्सचेंज में क्या होता है, जो यूजफुल चीजें होती हैं वो उसमें टिश्यूज में चली जाती हैं, और जो हार्मफुल चीजें होती हैं वो आपके ब्लड में आ जाती हैं, क्योंकि फिर ब्लड को कहाँ भेज देंगे? किडनी के पास साफ करने के लिए। तो एक्सचेंज हो जाएगा मटेरियल्स का इधर।
क्लियर? और फिर वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, वेन्स विल कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए इसे बेहतर समझने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज हैं जिनसे ब्लड बेहद तेजी से फ्लो करता है। जब सेल्स आगे बढ़ते हैं तो जो फ्लूइड इन सेल्स को कैरी करता है वो भी तेजी से ट्रैवल करने लगता है। इसके कारण कुछ फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज के पोर्स से लीक हो जाता है। लेकिन इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। सरल भाषा में लिम्फ प्लाज्मा माइनस कुछ प्रोटीन्स होता है। लेकिन फिर ये लिम्फ ब्लड कैपिलरी से बाहर कहाँ जाएगा? क्या ये शरीर में घूमता रहेगा? खैर ऐसा नहीं है। इसके लिए ब्लड लिम्फ कैपिलरीज के कैपिलरीज बाहर खास कैपिलरीज होती है छोटी-छोटी, जो इस फ्लूइड green को color कलेक्ट करती है। इन्हें लिम्फ कैपिलरीज कहा जाता है। और आपको क्या लगता तो है? जो लिम्फ यहाँ पे रिलीज हुआ है उनको भरने के लिए, उसको वापस से भरने के लिए क्या कैपिलरीज है? कौन सी कैपिलरीज है? लिम्फ कैपिलरीज है। इनको क्या कहा है? जो ग्रीन कलर की बनी है ये वाली कौन सी कैपिलरीज है? लिम्फ कैपिलरीज है। lymph capillaries. ठीक है, तो लिम्फ को कलेक्ट करती हैं ये कैपिलरीज, और लिम्फ कैपिलरीज क्या करेंगी? लिम्फ कैपिलरीज फिर लिम्फ वेन से सब वो होती हैं नीचे। जो ये तो लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये वाली पतली पतली नसें हैं लिम्फ कैपिलरीज, पर इनके नीचे जो ये वाली मोटी मोटी सी हैं ये लिम्फ वेन्स हो जाएंगी जिनमें बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ रही हैं। दिस विल बी लिम्फ वेन्स। आगे देखोगे आप कि किस तरह से लिम्फ कैपिलरी का एक बड़ा ट्यूब बनता है जिसे लिम्फ वेन कहते हैं। ये लिम्फ कैपिलरीज इसे आगे कहाँ लेकर जाएंगी? लिम्फ कैपिलरीज को आगे लिम्फ वेसल्स द्वारा गाइड किया जाता है। ये लिम्फ वेसल्स बड़े वेन्स में खुलती हैं। हमें इस ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ जरूरत क्यों? वेसल्स लिम्फ वेन, इस सिस्टम का मुख्य काम होता है और लिम्फ वेसल्स लिम्फ वेन में खुल रही हैं, और ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। और इसका मतलब हमें इम्यूनिटी देना भी इसका वर्क है, क्योंकि इसमें बहुत सारे WBCs भी होते हैं। सभी फ्लूइड्स जो कैपिलरीज द्वारा बाहर निकाल दिए गए थे उन्हें ब्लड में वापस लाना। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम का काम जितना भी ब्लड में जहां जहां पे भी कैपिलरीज ने लीक किया है लिक्विड, लिम्फेटिक सिस्टम का काम है उस पूरे फ्लूइड को वापस लेके आना, और जिसमें से वो निकला था उसी में डालना। किसमें से निकला था? ब्लड में से। तो वापस से हार्ट में लाकर उसको पोर कर देता है, ब्लड में मिक्स कर देता है। नहीं तो ब्लड की अमाउंट कम नहीं हो जाएगी? ब्लड में से ही पानी सा रिलीज हुआ है तो वो ब्लड में वापस नहीं मिलना चाहिए। तो पूरे शरीर में जहां जहां पे लिम्फ बना था वहां से लिम्फेटिक वेसल्स लेकर आती हैं और हार्ट में लाकर पोर कर देती। होता है कुछ सब्सटेंसेस को शरीर के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना। तो पहला काम तो है, पहला काम लिम्फेटिक सिस्टम का क्या है? टू गेट द फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। सारे फ्लूइड को, कौन से फ्लूइड को? लिम्फ को कहाँ पे लाना है? वापस से ब्लड में लाना है। दूसरा काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स। इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन लेवल पे भी लिम्फ वेसल्स होती हैं, उनका काम क्या है? इंटेस्टाइन लेवल से पूरा फैट अब्सॉर्ब करती हैं। लिम्फ में ही, लिम्फ वेसल्स में वो होता है, तो जहां जहां लिम्फ वेसल्स होती हैं वहां वहां पे फैट भी अब्सॉर्ब कर देती है, वहां पे फैट भी ट्रांसपोर्ट कर देती है। इसमें अब्सॉर्ब किए फैट्स। अंत में लिम्फेटिक सिस्टम का इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में भी बहुत जरूरी रोल होता है। थर्ड रोल होता है इम्यूनिटी, बिकॉज लिम्फ में मैंने क्या बताया? WBCs होते हैं। लिम्फ हैज WBCs। ये इन्वेडर्स को फंसाता है और उन्हें लिम्फ नोड्स तक ले जाता है जहां ये नष्ट किए जाते हैं। लिम्फ नोड्स गांठ जैसे होते हैं जो गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये शरीर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग जगहों पर मौजूद होते हैं। इनका मुख्य फंक्शन है इन्वेडर्स को मारना जो कि लिम्फ द्वारा पकड़े और लाए गए हैं। ये हमारे शरीर को सेल्यूलर वेस्ट और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से साफ रखने में मदद करता है। ये था जानवरों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगले लेसन तो में हम लिम्फ नोड में मोटे मोटे से गोले होते हैं, इनमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो किल करते हैं, डिस्कस पकड़ करेंगे लेते हैं। प्लांट्स अपने शरीर में सब्सटेंसेस ये हम कैसे देख ट्रांसपोर्ट चुके करते हैं, हैं। प्लांट का ट्रांसपोर्ट हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सब बच्चों को? Yes, ma'am. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? No, ma'am. ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में कल से ही शुरू करेंगे। आज मैं आपको एक पूरा दिन दे रही हूँ दोबारा से,
आप अपने ये 4 क्वेश्चंस पूरे करोगे, ब्लू क्वेश्चंस जो आज डिस्कस किए हैं रेस्पिरेशन के, फिर आप लिम्फ का पूरा एक नोट लिखोगे। अगर आपका प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन का पैराग्राफ नहीं हुआ तो उसको भी करना, उसमें आपका जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट आपको लिखना है। चाहो तो वो वीडियो दोबारा देख लो, वीडियो यूट्यूब पे होती है हमेशा, कि हमने पावर पॉइंट से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट समझा था, तुम्हें मैं लिंक भेज दूँगी, उसमें फिर तुम कर सकते हो। नहीं, मैंने अलग से भी एक पावर पॉइंट पे समझा, तो उसको तुम पॉज करोगे, जब पावर पॉइंट की स्लाइड्स को जब तुम पॉज करोगे तो उस पावर पॉइंट की स्लाइड से ही तुम लिख सकते हो। डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा नोट्स कहाँ से बनाए, तो आप जब अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को पॉज करते हो तो उस पर जो पॉइंट्स आते हैं उसके स्क्रीनशॉट्स मार लो, ठीक है। अगर पूरी वीडियो नहीं प्ले करनी तो फॉरवर्ड कर करके 10 सेकंड 10 सेकंड स्क्रीनशॉट लेके और उसके बाद नोट कर लो उसे, ठीक है। अपने वर्क को करने के लिए अपने खुद ही तो आइडिया निकालने पड़ेंगे, और कैसे होएगा, ठीक है। तो मैं अभी एंड कर रही हूँ क्लास, आप अपना वर्क पूरा करेंगे आज में और मुझे शेयर करेंगे इमेजेस, ठीक है।